आज हमारा रीजनिंग का टॉपिक है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी बैंकिंग के पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स कवर करता है। आज इसका पूरा कंप्लीट 1 आवर का वीडियो होगा। 1 आवर से ज़्यादा भी हो सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 से 6 वीडियो नहीं बनाऊंगा। इसका सिंगल वीडियो ही सफिशिएंट रहेगा और 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपके 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हमारा रीजनिंग में टाइम सेविंग वाला सेगमेंट है। कई टॉपिक रीजनिंग में ऐसे हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, ये हमारा टाइम सेविंग सेगमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसका बेसिक क्या है। पहले जो रहेगा वो बेसिक रहेगा। बेसिक के बाद जैसे जैसे वीडियो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको इसके लेवल का पता चलता जाएगा कि आखिर पेपर अगर टफ लेवल का भी है तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन अराइज होते हैं। चलिए देखते हैं इसमें जनरली क्वेश्चन कैसे होते हैं। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं और स्टेटमेंट के बाद नीचे कुछ कंक्लूजन दिए होते हैं। पहले तो कंक्लूजन हमेशा 2 ही रहते थे, लेकिन जैसे जैसे पेपर में डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इसका कंक्लूजन में 4 कंक्लूजन 5 कंक्लूजन भी आजकल पेपर में आने लगे हैं। लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 5 कंक्लूजन है तो कोई बड़ी दिक्कत हो गई। आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले ऐसे कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं। स्टेटमेंट आपका ABCD के फॉर्म पे दिए होते हैं, XY के फॉर्म पे। ये मान लीजिए आपके 5 स्टेटमेंट दिए हैं। अब मैंने 5 नीचे ना लिखकर उनको एक दिया है। ये मान लीजिए 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का स्टेटमेंट, ये 3 नंबर का और ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं और इनके बाद 4 कंक्लूजन या 2 कंक्लूजन। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 कंक्लूजन वाले क्वेश्चन से कि अगर 2 कंक्लूजन दिए हैं तो वे वही है, बस कंक्लूजन बढ़ जाएंगे। तो पहला अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। आपके जो भी स्टेटमेंट दिए होते हैं उनको हमेशा कॉमा से हटाकर उनको 1 लाइन में आपको करना है। कई बार स्टूडेंट स्क्रीन से देखकर ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम स्क्रीन से ही देख लेते हैं और वहीं का वहीं साइन कर देते हैं। 90% तो सही कर देते हैं लेकिन 10% गलत कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम है, 5 सेकंड लगेगा, इसको आपको लिखने का ढंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले किसी स्टेटमेंट को उठाइए। मैंने उठा लिया A इज ग्रेटर देन B। उसके बाद जहां भी B या A से रिलेटेड हो उसको कोरिलेट करके कॉमन वाले सेगमेंट को हटा दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए B इज ग्रेटर देन इक्वल टू C लिखा है, तो B तो ऑलरेडी लिखा है तो आपको 2 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये लिख दिया। अब अगला काम है, आप C से रिलेटेड देखिए तो C किसके बराबर है, D के बराबर है, D लिख दिया। D किससे छोटा है, E। तो देखिए जितनी बार B आया था या C आया था या D आया था, जो डबल टाइम्स आया था उसको आपने रिप्लेस कर दिया सिंगल टाइम। तो सबसे पहला काम होता है स्टेटमेंट को एक एरे में या एक लाइन में अरेंज करते बनना चाहिए। जब तक आपसे अरेंज करते नहीं बनेगा तब तक आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अब उसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कंक्लूजन पे नजर रखनी है। मान लीजिए कंक्लूजन आ जाता है, वो ग्रेटर स्मॉलर पे टेंशन मत लीजिएगा, मैं यहाँ पे छोटा ही बना देता हूँ। A इज ग्रेटर देन C और दूसरा कंक्लूजन लिखा हुआ है B इज इक्वल टू D। ठीक है, स्मॉलर छोटे में और ग्रेटर में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अल्फाबेट मैंने कैपिटल लेटर में या स्मॉल लिख दिया। गलती से मैं स्मॉल या कैपिटल कुछ इंटरचेंज कर दूं तो समझिएगा ABC वही है, कोई दूसरे नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई क्वेश्चंस नहीं है, मैं क्वेश्चन खुद बना रहा हूं और इनको सॉल्व कर रहा हूं। तो यहाँ पर आप देखिए तो ये 2 कंक्लूजन थे। तो कंक्लूजन चेक करने से पहले कुछ इसके बेसिक्स होते हैं, वो बेसिक्स हमें पता होने चाहिए। पहला बेसिक होता है जिन 2 एलिमेंट, इनको हम एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 बोल सकते हैं। A एक एलिमेंट हो गया, B C जो है दूसरा, उसी तरह B पहला एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट क्या हो गया है आपका, D हो गया। जिन 2 एलिमेंटों के बीच में हम कंक्लूजन में चेक करना होता है, सबसे पहले उनके बीच में क्या चेक करते हैं, दैट इज द फ्लो ऑफ साइन। उनके बीच में फ्लो ऑफ साइन होना चाहिए और फ्लो ऑफ साइन हमेशा सेम होना चाहिए। फ्लो ऑफ साइन सेम होना चाहिए। कैसे, फॉर एग्जांपल A और C के बीच में मैं चेक कर रहा हूं तो या तो पूरे साइन ऐसे हों
इक्वल कहीं भी आ सकता है, इक्वल की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन या तो ए सभी साइन ए को ग्रेटर बोल रहे हो तो चल जाएगा, या तो फिर सभी छोटे बोल रहे हो, इक्वल कहीं भी आ सकता है, इक्वल से कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली फ्लो ऑफ साइन आना चाहिए। फ्लो ऑफ साइन आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा आंसर सही हो गया, कंक्लूजन सही हो गया। फ्लो ऑफ साइन चेक करने के बाद आपको क्या करना है वो मैं भी आपको बताता हूं। उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर फ्लो ऑफ साइन गलत हो गया तो आपको क्या करना है। अगर कभी भी ऐसे साइन आ जाए, इनके नीचे इक्वल लगा हो या ना लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो फिर ऐसे साइन आ जाए, ठीक है, एक ग्रेटर का साइन, एक इक्वल स्मॉलर का साइन, एक दो स्मॉलर ग्रेटर के साइन, अगर कभी भी ऐसे आ जाते हैं तो कंक्लूजन को आप तुरंत गलत कर दीजिएगा, बिना सोचे ही तुरंत गलत कर दीजिएगा आपके कंक्लूजन को। पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि फ्लो ऑफ साइन अगर सेम हो तो तुरंत सही मत करिएगा, लेकिन फ्लो ऑफ साइन अगर कंट्राडिक्टरी, इनको कंट्राडिक्शन साइन बोलते हैं, अगर चौड़े चौड़े मुंह या सकरे सकरे मुंह साइन कहीं पर भी आ जाए तो आप आंसर को तुरंत गलत कर दीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं बी और ई, ठीक है, चलिए बी और ई, ये लिखा है बी, ये लिखा है ई, अगर हम साइन देखने जाएं तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां पर देखिए तो ये वाला साइन और ये वाला साइन, ये कंट्राडिक्टरी साइन आ गए, तो ये आंसर टोटली गलत होगा कंक्लूजन का। क्लियर है? ये तो कब बताया, जब आपके कंट्राडिक्टरी साइन आए। लेकिन अगर फ्लो सही हो, फॉर एग्जांपल ए और सी में देखते हैं, ए और सी, इस कंडीशन पे ए और सी में देखिए तो फ्लो ठीक है, इक्वल कहीं भी लगा हो या नहीं लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सभी साइन किसको ग्रेटर बोल रहे हैं, ए को ग्रेटर बोल रहे हैं, और सभी साइन सी को स्मॉलर बोल रहे हैं, मतलब फ्लो तो सही है। तो फ्लो तो सही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर सही है। फ्लो सही होने पे आपको काउंटिंग करनी है, फ्लो सही होने पे काउंटिंग करनी है, और जो साइन, इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, जो साइन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आए, जो साइन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आए, मैक्सिमम बार आए, वही साइन लगेगा, वही साइन लगेगा। देखिए ए और सी के बीच में पहली चीज तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, कई बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे, ये मैंने थोड़ा सा लिखा है यहाँ पर, ए फिर एक साइन लगा है और बी, मैं अभी किसी भी बच्चे से पूछूं कि ये साइन कौन सा लगा हुआ है तो उनके माइंड में विदाउट एनी हेजिटेशन एक ही बात आएगी, ग्रेटर का साइन है, ठीक है, ये ग्रेटर का साइन है, क्योंकि 90% अपन जब स्कूलिंग में होते हैं तो साइन को ऐसे ही रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये साइन जो होता है ग्रेटर का होता है, और ये वाला साइन अपन इसको बचपन से ही ग्रेटर का पढ़ते हैं और यही इसको स्मॉलर का पढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपके नजरिए के ऊपर होता है कि आप देख कहां से रहे हैं। अगर आप ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप इसे रीड करेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, लेकिन अगर हम बी के नजरिए से इस साइन को पढ़ेंगे तो हमारा जो साइन है वो स्मॉलर का बन जाएगा। तो साइन देखने का मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर ये देखिएगा कि किसके साइड बड़ा है, किसके साइड बड़ा है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन को, पहले उसी हिसाब से समझाता हूं जो लिखा हुआ था, ए और सी के बीच में पहले आपने फ्लो चेक कर लिया, जब आपने फ्लो चेक कर लिया तो आपको क्या मिल रहा है कि फ्लो तो सही है। अब साइन काउंट करने गए तो बच्चा कैसे काउंट करता है, एक बार ग्रेटर, दो बार ग्रेटर, ज्यादा बार कौन सा साइन आया, ग्रेटर का, और एक बार यहां पर काउंट करते समय एक बात और इंपॉर्टेंट है, क्या ध्यान रखना है कि जो डबल लाइन वाला इक्वल होता है, दो प्रकार के इक्वल होते हैं, एक होता है डबल लाइन वाला और एक होता है सिंगल लाइन वाला जो नीचे किसी भी साइन में लग जाता है। तो डबल लाइन वाले इक्वल के साइन को काउंट नहीं करना है, काउंट नहीं करना है। जब वो साइन नीचे लगा रहे इक्वल का तो उसे काउंटिंग में इंक्लूड करिएगा। अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि ए और सी के बीच में कितने साइन हैं, तो दो बार ग्रेटर का साइन है, एक बार इक्वल का साइन है। अगर मैं बात करूं ए और डी के बीच में तो भी आप क्या बोलेंगे, दो बार ग्रेटर है, एक बार इक्वल है। दो बार इक्वल मत बोल दीजिएगा क्योंकि डबल लाइन वाले इक्वल को गिनना नहीं है, काउंटिंग से स्किप कर दीजिएगा, उसे काउंट नहीं करना है,
ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखें तो 2 बार ग्रेटर का साइन था, 1 बार इक्वल का साइन था, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, ए इज ग्रेटर देन सी, और इसमें आप टिक कर देंगे। ठीक है, ये हुआ एक कॉन्सेप्ट। अभी जो मैं बात बता रहा था कि साइन को देखकर बिल्कुल नहीं करिएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ, सी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जब आप चेक करने गए तो साइन तो आपको ग्रेटर का मिला कि 2 बार ग्रेटर है, 1 बार इक्वल है, तो कई बच्चे जल्दबाजी में इसको सही कर देंगे अगर वो साइन काउंट पे ध्यान नहीं देंगे तो। क्यों ध्यान देना है, क्योंकि ग्रेटर वो किसको कह रहा है, ए को ग्रेटर कह रहा है, सी को स्मॉलर कह रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कंक्लूजन में दिया है वो आपको किसको ग्रेटर बोल रहा है, सी को ग्रेटर बोल रहा है, जो कि टोटली गलत है। ग्रेटर का साइन न देखकर आप क्या देखेंगे, किसके साइड ग्रेटर है, ए के साइड ग्रेटर है, तो इस साइन को भी क्या ऐसा अगर लगा होता देन दिस इज राइट। साइन तो स्मॉलर का है, हमें तो 2 ग्रेटर के साइन मिले थे, लेकिन स्मॉलर का है, लेकिन ग्रेटर किसको डिनोट कर रहा था, ए को। अभी किसको डिनोट कर रहा है, ए को ग्रेटर बोल रहा, मतलब ये सही हो जाएगा स्मॉलर साइन। तो साइन न देखकर आप ये ध्यान दीजिएगा कि ज्यादा बार किसके साइड ग्रेटर आ रहा है। ठीक है, चलिए ये एक कॉन्सेप्ट हुआ है आपका कि साइन काउंट करना है, डबल लाइन वाले इक्वल को काउंट नहीं करना है। जब आपको ज्यादा नंबर ऑफ साइन मिल जाए, मान लीजिए किसी में 2 साइन ग्रेटर के हैं और 1 साइन इक्वल का है, देन ओके, आप जिसके साइड ग्रेटर लगा है उसको ग्रेटर बोल के सही कर दीजिए। लेकिन कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ साइन होते हैं, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ साइंस दिए होते हैं, बराबर बराबर आ गया, 2 बार ग्रेटर बोल रहा है, 2 बार इक्वल बोल रहा, तो इस कंडीशन में आप किसी भी कंक्लूजन को सही नहीं करिएगा, वो कंक्लूजन गलत होते हैं। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल का नेक्स्ट वाला यही है। अब यहाँ पर जब हमने देखा बी और डी के बीच में, तो इस साइन को तो काउंट करना ही नहीं है। अब देखिए 1 बार बी बढ़ा, 1 बार बराबर, तो क्या कोई ज्यादा बार साइन आया, जब ज्यादा बार नहीं आया तो आप इसको बराबर कैसे बोल सकते हैं, ये गलत। अगर मान लीजिए इसका थर्ड कंक्लूजन होता b इज ग्रेटर देन d, ये भी गलत होता, ये भी गलत होता, क्योंकि ये लाइन अगर हम रीड करें तो क्या, आप देखिए आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, c किसके बराबर है, d, तो c की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, और इसको रीड कैसे करेंगे, b इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू d। जब वो सामने वाला स्टेटमेंट ही कह रहा है b या तो बड़ा है या बराबर है d के, तो आप किसी को बड़ा अपने मर्जी से कैसे बोल सकते हैं या बराबर, तो इस केस में भी आपका ईदर और लगना चाहिए। तो इसीलिए कई बार आपने आंसर देखा होगा ईदर 2 और 3, ईदर 1 और 3, ऐसे कॉम्बिनेशन। तो जब दोनों जगह अगर वही साइन जो हमें चाहिए हो वो साइन अलग अलग इंडिविजुअल आ जाए, तो इस कंडीशन में हम ईदर और लगाते हैं। तो क्या क्या बात याद करनी है, कभी भी कंक्लूजन, मान लीजिए आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आता है, सबसे पहला काम है उसको 1 लाइन में अरेंज करना। 1 लाइन में आपने स्टेटमेंट को अरेंज कर दिया, अरेंज करने के बाद जो भी कंक्लूजन दिया हुआ है इसमें चेक करिए वहां पर कंक्लूजन के बीच में कंट्राडिक्शन तो नहीं आया, ये आपके कंट्राडिक्शन के साइन है। अगर कंट्राडिक्शन आ जाता है तो गलत कर दीजिए। अभी मैं एक कंडीशन कंट्राडिक्शन की और बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप अभी इतना समझिए कि उसे गलत करना है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है कि जिन दोनों एलिमेंट के बीच में हम कंक्लूजन चेक कर रहे हैं उनके बीच में अगर फ्लो सेम है, सभी या तो ग्रेटर बता रहे हैं या तो सभी स्मॉलर बता रहे हैं, इस केस में आपको क्या करना है कि हमेशा ध्यान रखना है, इस केस में काउंटिंग करना है। फ्लो मिलने के बाद क्या करना है, काउंटिंग करना है। जो साइन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आए, मतलब जिसके साइड ग्रेटर बताए, अगर वही ज्यादा बार आ रहा है तो वो कर दीजिएगा। अगर कभी भी इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ जाए, कैसे, अभी मैंने आपको सेकंड और थर्ड एग्जांपल बताया, इक्वल नंबर ऑफ साइंस आ जाए तो उस केस में ईदर और में ही सही होगा। अपने मर्जी से उसे ग्रेटर या इक्वल में सही या स्मॉलर में सही मत कर दीजिएगा। चलिए अब कुछ चेक करते हैं दूसरे ढंग के एग्जाम्पल। देखते हैं, एक हम स्टेटमेंट बना लेते हैं, पहले से स्टेटमेंट समझ लीजिए बना है, P इज ग्रेटर देन Q, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू S, P एंड U। ओके,
ये आपका स्टेटमेंट अलग अलग दिए हुए थे। सबसे पहले हमने क्या किया, उनके स्टेटमेंट को अरेंज कर लिया। स्टेटमेंट के बाद कुछ आपके कंक्लूजन्स आए हैं। अब उन कंक्लूजन्स को हमें, या फिर मैं अभी थोड़ा सा और चेंज करने के लिए यहाँ के 2 साइन हटा देता हूँ। चलिए अब देखिए, पहला कंक्लूजन आया P और R के बीच में। अगर मैं आपसे भी पूछना चालू करूं कि P और R के बीच में कौन सा साइन आएगा, ठीक है, हमें सही साइन फिल करने हैं यहाँ पे, कौन सा साइन आएगा मान लीजिए मैं ये पूछता हूँ। तो सबसे पहले तो P और R के बीच में चेक करिए, अगर कंट्राडिक्शन नहीं है तो फिर बहुत अच्छी बात है। P और R के बीच में कंट्राडिक्शन तो है नहीं। कितनी बार ग्रेटर बोल रहा है P को, 2 बार। इक्वल कितनी बार बोल रहा, 1 बार। तो ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा साइन आया, P के साइड ग्रेटर, तो P के साइड आप ग्रेटर कर दीजिए। दिस इज द राइट आंसर। अगर ये लिखा है तो सही कर दीजिए। इसके अलावा अब इसको प्रैक्टिकल समझिए। किसी की एज में, मान लीजिए मैं बोलूं किसी दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन, डेट ऑफ बर्थ किसी की नहीं पता, पर्सनालिटी में 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं P और R, ठीक है, हमें नहीं पता। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो व्यक्ति P बड़ा होगा, या तो P छोटा होगा, या तो P और R बराबर होंगे। इन 3 के अलावा चौथी चीज तो नहीं हो सकती। जब हमें पता नहीं होता कि क्या आंसर है तो हम इधर और बोल देते हैं कि वो ग्रेटर और इक्वल हो सकता है। आप प्रैक्टिकल सोचिए, कई बार बोल सकते हैं ना, ये तो मेरे बराबर होगा या तो मेरे से बड़ा होगा, ऐसा अपन बोल देते हैं। तो वही चीज बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई हो रही है। लेकिन यहाँ पर तो फैक्ट है, यहाँ पर तो फैक्ट है कि भाई ये सही होगा, क्योंकि 2 बार ग्रेटर आ गया, 1 बार इक्वल है, मतलब यहाँ पे ग्रेटर आएगा। चलिए अब जो मेन चीज मुझे बतानी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब क्या ध्यान रखना है आपको। मान लीजिए R और T के बीच में है, ये साइन लगा है। सबसे पहले तो R को अंडरलाइन करें और T को। अब इनके बीच में फ्लो चेक करें। जब आप इनके बीच में फ्लो चेक करेंगे तो क्या पाएंगे, ऐसे साइन है। ऐसे साइन मतलब कंट्राडिक्शन के साइन। कंट्राडिक्शन के साइन में मैंने कहा था टोटली गलत, ठीक है। चलिए तीसरा कंक्लूजन आया भाई, तो आपको मैंने पहले ही बोला बिल्कुल गलत। लेकिन अब एक बात बताइए, अगर इन दोनों के बीच में लाइन में है मतलब रिलेशन तो होगा। जब रिलेशन होगा तो कोई एक बात तो सही होगी, या तो T बड़ा होगा, या तो R बड़ा होगा, या तो बराबर होगा। कभी भी तो ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों बातें गलत हों। कोई व्यक्ति या तो मेरे से बड़ा होगा, या तो मेरे से छोटा होगा, या तो मेरे से बराबर, 3 में से एक बात तो मिनिमम सही होगी। तो कभी भी कंट्राडिक्शन का साइन आ जाए, उनके बीच में कंट्राडिक्शन आए, तो उनके बीच में तीनों साइन आने पर ईदर और होता है। तीनों साइन आए, 3 साइन से ध्यान मत रखिएगा। कई बार बच्चों को तीनों साइन बोल दो तो ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल का तीनों बातें क्लियर होनी चाहिए। पहली बात, पहला वाला एलिमेंट बड़ा हो जाए। दूसरी बात, दूसरा एलिमेंट बड़ा हो जाए। तीसरी बात, तीसरा एलिमेंट बड़ा हो जाए। देखिए यहाँ पे T बड़ा हो गया, एक बार R बड़ा हो गया, एक बार दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर मैं इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर दूं, रिप्लेस कैसे कर दूं, तो इसमें देखिए साइन तो आपको, आपकी नजर से तो 3 साइन है, स्मॉलर का साइन, ग्रेटर का साइन, इक्वल का साइन। यहाँ भी आप आंख बंद करके ईदर और लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन पे ईदर और नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर T के बड़े होने की तो कहीं पॉसिबिलिटी बताई ही नहीं। हो सकता है T बड़ा हो, इस कंडीशन में भी R बड़ा, इस कंडीशन में भी R बड़ा, और इस कंडीशन में दोनों बराबर। T को तो कभी उसने बड़ा बोला ही नहीं। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ साइन है, केवल 2 साइन है। 1 टाइम्स R इज ग्रेटर, अनदर टाइम्स R इज इक्वल टू T। तो सिर्फ 2 साइन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इधर और के केस में तीनों का होना, तीनों कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। T बड़ा, R बड़ा, दोनों बराबर। ये हो गया आपका कंट्राडिक्शन का कॉन्सेप्ट, कि कंट्राडिक्शन में कॉन्सेप्ट में आपको कैसे करना है। कि कंट्राडिक्शन में कई बार हम जल्दबाजी से बोल दिया गया कंट्राडिक्शन आए तो तुरंत गलत कर दीजिएगा, तो आपने तुरंत गलत कर दिया। ये देखिएगा, क्योंकि आजकल का पेपर जो होता है इजी होता है लेकिन ट्रिकी होता है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उसमें छिपे हुए होते हैं और बच्चा कई बार जल्दबाजी में वो उन कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देता है। चलिए अब देखते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट इसमें क्या होगा। अब इसमें थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट बताता हूं कि कई बार स्टेटमेंट बड़े आते हैं। आजकल के पेपर में सबसे मेन चीज होती है स्टेटमेंट का बड़े बड़े आना। A इज ग्रेटर देन, B इज ग्रेटर देन C। सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है B इज ग्रेटर, चलिए ग्रेटर ही कर देते हैं, D
इज होना इक्वल टू या इक्वल टू ई। थर्ड स्टेटमेंट दिया होता है डी इज ग्रेट स्मॉलर देन, डी इज स्मॉलर देन या इक्वल टू एफ इज ग्रेटर देन जी। ये तीन स्टेटमेंट आए हैं और बड़े भी हो जाते हैं स्टेटमेंट, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देखना है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। कभी भी अगर ऐसा कुछ हो तो दो चीजें हैं, या तो आप अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग करें कि वहीं का वहीं, आपको इस तरह नहीं दिखे रहते, जनरली ये कॉमा लगाकर ऐसे लिखे हुए होते हैं, ठीक है। कई बार वो घुमा देता है, घुमा कैसे देता है, ई को यहाँ कर देगा, बी को यहाँ कर देगा, जी को यहाँ, डी को यहाँ, वो सब इंटरचेंज करता है। इसीलिए कहता हूँ कि कई बार गलतियां ना हो, कई बार बी को दो दो बार लिख देगा, तीन तीन बार लिख देगा, तो गलतियां ना हो उसके लिए है कि आप उसका स्टेटमेंट बना लीजिए तो ज्यादा बेटर है। जैसे मैं बोलूं तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता, ए बी सी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगली लाइन किससे कनेक्ट है, बी से। अब बी तो दोनों साइड से कनेक्ट है, तो ना तो बी के कोई यहाँ कनेक्ट हो सका यहाँ, तो आप थोड़ी देर के लिए आप बी को ऐसे करके इस लाइन को ऐसे ही बना दीजिए। फिर देखिए बी से कनेक्ट है तो समझ लीजिए इक्वल है, मतलब बराबर ही है, इस लाइन को बनाकर ये आपने बना लिया। अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन आता है ए और एफ से रिलेटेड, ए को बड़ा बोल रहा है एफ से, तो सबसे पहले तो आपको फ्लो चेक करना है, यहाँ से फ्लो चेक कर लीजिए, ए के साइड ग्रेटर, ए के साइड ग्रेटर, लेकिन ये एफ के साइड ग्रेटर, मतलब कंट्राडिक्शन हो गया, कट कर दीजिए। आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, सिर्फ इसको लिखना था और देख देख कर आंसर कर दीजिए। मान लीजिए ई और जी के बीच में पूछे, जी इज ग्रेटर देन ई, तो देखिए डी किसके बराबर है, ई के बराबर है, तो डी के बराबर ई लिख दीजिए। अब चेक कर लीजिए जी बड़ा है, क्यों बड़ा है, एक बार ग्रेटर, दो बार ग्रेटर, इक्वल कितनी बार, एक बार, गलती से भी दो बार इक्वल मत बोल दीजिएगा, इक्वल सिर्फ एक बार ही है, मतलब जी बड़ा बोल रहा था, सही है। तो इस बेसिस पे भी आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बड़े बड़े सेगमेंट के भी आ जाए, बड़े तीन तीन चार चार अल्फाबेट से भी कनेक्टेड आ जाए, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट है वो है आपका कोडेड टाइप। कोडेड टाइप ऑफ क्वेश्चन, वन ग्लास वाटर। कोडेड टाइप, कोडेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, आपको कुछ लिखा रहता है, कैसे लिखा रहता है, एट द रेट सिंबल, कॉपीराइट सिंबल, हैशटैग सिंबल, डॉलर सिंबल एंड सिंबल। P is greater than Q, उसके बाद P is not greater than Q, P is equal to Q, P is smaller than, not smaller than, ऐसे करके लिखा रहता है। तो आपको क्या करना है, उन सिंबल्स को सिर्फ जल्दी से, आपकी रफ सीट जो होती है तो पांचों सिंबल ऐसे लिखिएगा, ऐसे कभी मत लिखिएगा, ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत होती है, आप इसको ऐसे लिखिएगा। जैसे आपका एट द रेट आया तो एट द रेट लिख लिया, कॉपीराइट लिख लिया, हैश लिख लिया, डॉलर लिख लिया, एंड लिखा। मान लीजिए इसका आया ग्रेटर देन, इसका स्मॉलर देन, इसका ग्रेट स्मॉलर, इसका, आपने इसको ऐसे जल्दी से, ज्यादा से ज्यादा 4 to 5 सेकेंड लगेगा, 4 to 5 सेकेंड लगेगा, 4 to 5 सेकेंड में आपने इन सिंबल्स को डिकोड कर लिया। उसके बाद आपके जो भी कंक्लूजन है, जो भी स्टेटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल कुछ बातें ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन मैं खुद बना रहा हूं, तो मे बी एक आध बार मुझे इरेज करना पड़े, उसके बाद ही वो होगा। देखिए आपका स्टेटमेंट कैसे बना हुआ है, पहला स्टेटमेंट बना है ए कॉपीराइट सी, कॉमा लगा हुआ है, इनको सेकंड थर्ड फोर्थ समझ लीजिएगा, मैं सिर्फ अभी आपको ऐसे बता रहा हूँ। सेकंड में लिखा हुआ है, बी कर देते हैं यहाँ पे तो सीक्वेंस अच्छा रहता है, एंड बी डॉलर, ये डॉलर का साइन है, बी डॉलर सी, सी एंड डी, एंड डी एट द रेट ई, ये आपका सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है।
अगर आप इसको अभी देखिए तो आपको क्या करना है, जबकि आपकी स्क्रीन में दिखेगा वहां पर मान लीजिए इस तरह दिया रहेगा, नीचे आपके कंक्लूजन दिए हैं। पहला कंक्लूजन दिया है ए और हैश दिया हुआ है ए हैश डी। दूसरा कंक्लूजन दिया है बी कॉपीराइट डी। तीसरा दिया हुआ है ए डॉलर ई। चौथा कंक्लूजन दिया है ई कॉपीराइट बी कर देते हैं। चलिए, अभी तक का पूरा तो स्क्रीन में आपको रहता है। अब यहाँ से आपका टाइम स्पेंड होता है कि अब आपका कम समय में कैसे, ये चीज तो आपको बनानी ही है, क्योंकि ये चीज तो पांचों क्वेश्चन में काम आएगी। अगर कोडेड आया है तो 5 क्वेश्चन है कि फैक्ट है कोडेड टाइप के ही होंगे, तो ये पांचों क्वेश्चन में काम करेगा। तो इसको तो आप ऐसे बनाकर लिख लीजिए। अब आप ध्यान से दीजिए, अब आपको करना क्या है, वही चीज करना है जो अभी तक अपन कर रहे थे। ए कॉपीराइट, तुरंत वहां से देखिए ए कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या है, स्मॉल इक्वल टू बी, उसके बाद बी के बाद डॉलर का साइन है, डॉलर का साइन स्मॉलर है सी, उसके बाद एंड का साइन है इक्वल डी, एट द रेट का मतलब है ग्रेटर इक्वल टू टी। ये आपका हो गया। अब यहाँ पर एक बात है जो आपको ध्यान देना है टाइम सेविंग मोड के लिए। मान लीजिए बी और ई का बोले तो ये तो कंट्राडिक्शन है, तो बी और ई वाले जो जितने भी हो तो काट दीजिएगा। एक है तो काट ही दीजिएगा, दो में तो इधर और लग सकता है, लेकिन एक है तो काट ही दीजिएगा, क्योंकि इसके तो सही होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी साइन लाएगा तो इसको आपको चेक ही नहीं करना। चलिए अब चेक करते हैं। पहला ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में डी को बड़ा होना चाहिए। यहां से आप तुरंत समझ जाइए ए और डी के केस में क्या होना चाहिए, डी को बड़ा होना चाहिए। अब ये साइन देखिए, बड़े को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लेकिन ए को बड़ा बोल रहा है, और हमें किसको बड़ा चाहिए था, डी को बड़ा चाहिए था, मतलब ये गलत होगा। क्लियर है? चलिए बी एंड डी, इस केस में भी आपका डी बड़ा है, कॉपीराइट का मतलब बड़ा बराबर दोनों होता है, मतलब ये भी गलत होगा। ए और ई, जब आपका बी और ई ही गलत है तो ए के साथ तो गलत होना ही है, मतलब नन कंक्लूजन फॉलोज। अगर यहाँ पे कंक्लूजन ये आ गया होता बी हैश ए, तो ये आपका सही होता, क्योंकि डी और ए के बीच में डी बड़ा है, और हैश साइन किसको डिनोट कर रहा है, डी को बड़े को डिनोट कर रहा है, तो ये डी हो जाता ग्रेटर। तो अगर आप कोडेड को इस वे में सॉल्व करेंगे, कई बार हमको इनको डिकोड करने की जरूरत नहीं होती, क्या साइन है आपको पहले से पता है कि ए और ई के बीच में कंट्राडिक्शन है, तो ए और ई को काट चुके होते और बी और ई को काट चुके, ये दो तो वैसे ही काट दिए थे, इन दो को 5-5 सेकंड 4-4 सेकंड में आप चेक करके जल्दी से स्किप कर देते और आपको मार्क्स मिल जाते। ये हुआ। तो मैं कुछ टाइप्स बता रहा हूँ, उनके वे बता रहा हूँ, और उसी तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और पूछ लीजिएगा। चलिए अब मैं कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो आपको ध्यान देने योग्य हैं। ध्यान देने योग्य ये है कि 1 या 2 मार्क्स में जनरली अधिकतर हर पेपर में आ जाता है कि इनमें से लेफ्ट टू राइट अगर हम कौन से सिंबल भरें कि हमारे दिए गए डेफिनेटली ट्रू हो जाए या ट्रू। तो उसको बताने से पहले कुछ बातें मैं बताऊंगा। ट्रू, डेफिनेटली ट्रू, फॉल्स एंड डेफिनेटली फॉल्स। ट्रू, डेफिनेटली ट्रू, फॉल्स एंड डेफिनेटली फॉल्स। मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूं, उसके बाद इन चारों चीजों को मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा कि यहाँ पर क्या है। तो पहली तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, बोथ आर सेम। सिर्फ वो आपको मिसगाइड करने के लिए कई बार डेफिनेटली होल्ड्स डेफिनेटली ट्रू पूछ लेता है, जबकि डेफिनेटली ट्रू और ट्रू में कोई भी फर्क नहीं है, बोथ आर सेम। डेफिनेटली क्या हो, ट्रू क्या होता है, सत्य क्या होता है, सत्य हमेशा सत्य होता है, ठीक है। असत्य तो 2 प्रकार के हो सकते हैं, ये बताऊंगा कैसे हो सकते हैं। गलत 2 प्रकार का होता है, लेकिन सत्य हमेशा सत्य होता है, मतलब डेफिनेटली ट्रू ही ट्रू होता है या ट्रू ही डेफिनेटली ट्रू होता है। तो दोनों बातें अलग नहीं है, दोनों बातें अलग नहीं है। लेकिन फॉल्स एंड डेफिनेटली फॉल्स में फर्क है।
फॉल्स एंड डेफिनेटली फॉल्स में फर्क है। गलत तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन डेफिनेटली गलत नहीं होती हर चीज, ठीक है। लेकिन जो डेफिनेटली गलत होगी वो फॉल्स जरूर होगी। फॉल्स डेफिनेटली फॉल्स होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन हर वो जो डेफिनेटली फॉल्स होता है वो फॉल्स कंपलसरी होता है। क्लियर है? अभी कुछ मैं एग्जांपल्स बताऊंगा, एग्जांपल्स के थ्रू आप समझ जाएंगे कि डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स में क्या फर्क होता है। एक मैं स्टेटमेंट बना देता हूं, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इक्वल टू डी ई एफ जी। ये मैंने एक बड़ा सा स्टेटमेंट बना दिया है। इसके बाद मैं 4 या 5 कंक्लूजन लिखता हूं। इसमें आपको चारों चीजें मैं 1 बाय 1 बता दूंगा। अगर वो क्लियर हो गया तो समझ जाइएगा आपको कहीं भी इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ लास्ट एक कॉन्सेप्ट बचेगा, वो मैं अभी बता देता हूं। तो सबसे पहले ये अलग अलग क्वेश्चंस में आएंगे। मैं आपको 8 एग्जांपल अगर इसमें बताता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक ही में पूछेगा, 8 अलग अलग क्वेश्चन में पूछेगा, लेकिन मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए बता देता हूं। चलिए, हमारा पहला है ए इज ग्रेटर देन सी। आपसे पेपर में पूछ रहा है इज दिस लाइन ट्रू। तो अभी तो मैंने आपको ट्रू सिखाया ही था कि ये लाइन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। क्यों ट्रू है? एक बार ग्रेटर, दो बार ग्रेटर, एक बार इक्वल, मतलब ए 2 बार ग्रेटर है, मतलब ए ग्रेटर होगा। दिस लाइन इज ट्रू, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो डेफिनेटली ट्रू भी होगी, क्योंकि मैंने अभी कहा जो ट्रू है वो तो डेफिनेटली ट्रू होगी ही, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि इज दिस लाइन ट्रू और डेफिनेटली ट्रू, दोनों है, ट्रू भी है और डेफिनेटली ट्रू भी है। चलिए, सेकेंड हमारा एग्जांपल था C इज ग्रेटर देन F। अगर अब यहां पर आप देखें तो C और F के बीच में रास्ते में यहां पे कंट्राडिक्शन आ गया। और कंट्राडिक्शन के केस में मैंने कहा था कि क्या होता है, हमेशा लाइन गलत होती है। गलत का पहले मतलब होता है फॉल्स, गलत का पहले मतलब होता है फॉल्स। तो मैंने बताया था कि इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा। अब फॉल्स तो है, लेकिन अगर इसी कॉन्सेप्ट को वो ये पूछे इज दिस लाइन, क्या ये लाइन डेफिनेटली फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स है तो ट्रू का टिक करें, डेफिनेटली फॉल्स नहीं है तो रॉन्ग टिक करें। अब आप मुझे बताइए क्या ये लाइन डेफिनेटली फॉल्स है? बिल्कुल नहीं, ये लाइन डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब होता है उसके होने की एक भी गारंटी, 1% गारंटी ना होना। अब देखिए, क्या ये दोनों किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है? हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि अगर इसको दूसरे वर्डों पे ये बोले तो इन दोनों को फॉल्स करके इन दोनों में पॉसिबिलिटी बना देना कि ये भी हो सकता है। जब ये चीज हो सकती है तो डेफिनेटली फॉल्स कैसे हुई? तो जिसके होने की अगर 1% भी पॉसिबिलिटी हो, 0.1% भी पॉसिबिलिटी हो, वो डेफिनेटली फॉल्स नहीं होता। कंट्राडिक्शन में कोई भी चीज डेफिनेटली फॉल्स नहीं होती। कंट्राडिक्शन में ये भी डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, ये भी डेफिनेटली फॉल्स नहीं है और इक्वल भी। तीनों का 33.33% होने के चांसेस हैं। हमें पता नहीं होता कि कौन सही है तो हम इनमें ईदर और लगाते हैं, लेकिन तीनों की पॉसिबिलिटी होती है कि ये हो सकता है। गलत तो है दोनों, फॉल्स हैं, लेकिन डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं कि डेफिनेटली फॉल्स किन कंडीशन पे होता है। चलिए, अगर आप ये छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एफ और जी के केस में बिल्कुल फैक्ट दिख रहा है कि कौन बड़ा है, जी बड़ा है। अगर जी बड़ा है और मैं बोल दूं कि एफ बड़ा, तो ये लाइन क्या ट्रू हुई? नहीं, क्योंकि ट्रू क्या था हमारा, जी इज ग्रेटर। लेकिन अब किसको बोल रहा हूं मैं? एफ इज ग्रेटर, एफ ग्रेटर बोल रहा हूं। अगर मैं एफ को ग्रेटर बोल रहा हूं मतलब ये फॉल्स हुआ, लेकिन डेफिनेटली ही फॉल्स हो गया। डेफिनेटली फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि उसका अपन को ट्रू पता है।
उसका ट्रू पता है, जिसका ट्रू पता होता है उसका डेफिनेटली फॉल्स होता है। इसका ट्रू आपको क्या पता है कि जी बड़ा है किससे, एफ से, तो एफ को कैसे बड़ा बोल सकता हूं, तो ये लाइन डेफिनेटली फॉल्स हो गई। अगर मैं बोलूं एफ बराबर है जी के, तो भी ये लाइन डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स दोनों हो गई, ये दोनों फॉल्स भी हैं और डेफिनेटली फॉल्स भी हैं। क्लियर हुआ? मतलब जिसका, आप खुद सोचिए, अगर किसी दो व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ रखी हुई है और डेट ऑफ बर्थ देख के आप बता रहे हैं कि जी इज ग्रेटर, एक व्यक्ति गगन है और एक व्यक्ति फारूक है, गगन जो है वो बड़ा है फारूक से, डेट ऑफ बर्थ देख के आपने बोल दिया। अब कोई दूसरा व्यक्ति आके बोल रहा है फारूक बड़ा, तो आप बोलोगे नहीं नहीं गलत है। कोई दूसरा पूछेगा डेफिनेटली गलत है, तो आप 100% बोलेंगे डेफिनेटली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपके पास तो उसकी मार्कशीट रखी हुई है, मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप क्या, तो मतलब ये हमारे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो कभी गलत होता नहीं है। जब स्टेटमेंट गलत नहीं है मतलब ये प्रूफ दे रहा है कि जी बड़ा, जब जी बड़ा है तो एफ कैसे बड़ा हो सकता है, जी किसी एफ के बराबर कैसे हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन में मान लीजिए आपका डी और ई के बीच में बोल दे कि डी ग्रेटर है ई से, इज दिस लाइन ट्रू? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है एग्जैक्ट क्या आंसर होगा, तो ट्रू में सही नहीं होगी। मैंने बोला डेफिनेटली ट्रू, जब ट्रू ही सही नहीं है तो डेफिनेटली ट्रू, वो तो एक ही बात है ट्रू। अब मैं बोलूं इज दिस लाइन फॉल्स, तो आप बोलोगे यस, क्योंकि आप ही ने सिखाया था कि इक्वल नंबर ऑफ साइन आने पे दोनों साइन रहेंगे तो ही रहेगा, अदरवाइज ये फॉल्स है। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं इज दिस लाइन डेफिनेटली फॉल्स? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब हम इसको रीड करते हैं तो क्या रीड करते हैं, बी इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू, मतलब इसके चांसेस है सही होने के। जब चांसेस सही है होने के तो फिर फॉल्स कैसे हो सकता है डेफिनेटली? ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। इसका डेफिनेटली फॉल्स ये हो सकता है, सिर्फ दिस लाइन इज द डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि ई के बड़े होने के चांसेस ही नहीं है। आपको स्टेटमेंट में क्या बोला है कि भाई डी बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है ई का, ई के बड़े होने का तो कहीं पर कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इस बेसिस पे फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स, ट्रू, डेफिनेटली ट्रू, डजंट फॉलो, ये सब देखेंगे तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन्हीं के पेपर में वो कुछ लाइन के रूप में बना देता है कि कुछ एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट की जगह पे डैश कर देगा या क्वेश्चन मार्क लगा देगा और बोलेगा इनमें से क्या साइन आ जाए कि ये लाइन डेफिनेटली ट्रू बन जाए या डेफिनेटली फॉल्स बन जाए। तो इस चीज को बिल्कुल उसी ढंग पे आप प्रैक्टिस करिएगा तो आ जाएगा। एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो इसमें बचा हुआ है, वो लास्ट कॉन्सेप्ट, अभी तक क्या होता था जब हम इधर और लगाते थे तो दोनों एलिमेंट सेम हुआ करते थे, इन दोनों में इधर और हो सकता था। अब एक चेंजेस आया है कि इसके अलावा अगर एक कोई साइन चेंज भी हो जाए या दोनों साइन भी चेंज हो जाए तो उनमें भी पॉसिबिलिटी हो जाती है इधर और की। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। कैसे? चलिए एक बनाने की कोशिश करते हैं। a इज ग्रेटर देन b, b इज इक्वल टू c। क्वेश्चन डिजाइन ऑन द स्पॉट करना थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज है, फिर भी ट्राई करते हैं, बन जाएगा। मैंने लिखा है, कुछ एडिटिंग करनी पड़ेगी क्वेश्चन को सही बनाने के लिए। चलिए मैं पहले लिख देता हूँ किसमें क्या बनाना था, इधर और लगाना था। ओके, छोटा ही एग्जाम्पल कर देता हूँ। चलिए आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। ये मैंने एग्जाम्पल बना दिया, पहला एग्जाम्पल मैंने लिख दिया ये। ठीक है, जब आप इसे चेक करेंगे बी और डी के बीच में, तो अब आप क्या लिखेंगे कि एक बार ग्रेटर एक बार इक्वल, दो बार इक्वल मत गिन दीजिएगा, नहीं तो इक्वल का साइन लगा के आप सही कर दें। डबल लाइन वाले इक्वल को काउंट नहीं करना होता है, तो ये अभी गलत है, ये गलत है। अगर दूसरे में आ जाए b इज इक्वल टू डी, तो ये भी गलत करके आप इन दोनों में इधर और लगा देंगे। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा सा चेंज ये करता हूँ कि यहाँ पर अब ओ लिख देता है वो, तो भी इधर और लगेगा। क्योंकि देखिए दूसरा एलिमेंट इसका क्या था, डी था, यहाँ पर भी दूसरा एलिमेंट डी होना चाहिए था।
लेकिन डी को किसके इक्विवेलेंट बोल दिया है, उसने बी के इक्विवेलेंट बोल दिया है। जब बी के इक्विवेलेंट बोल दिया है तो डी लिखें या ओ लिखें, दोनों बात बराबर है। तो इस केस में भी तो देखिए वो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि दोनों एलिमेंट सेम होते हैं और दो साइन अलग अलग होते हैं, तो इधर और, जो हमने बहुत 2-3 साल पहले पढ़े थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा इन छोटी छोटी बातों को। आजकल के पेपर में ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ती है, अगर इनको आप ध्यान नहीं देंगे तो ये रहेगा। इस प्रकार से अगर हम ट्राई करते हैं, इस प्रकार से अगर हम वर्क करते हैं, तो ये 5 मार्क्स का कवर हुआ है। मैंने ट्राई किया है कि जो भी 30-40 मिनट का ये वीडियो बना है, इस वीडियो में हर टाइप के क्वेश्चन का जो वे होता है सॉल्व करने का, कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको हमने इंक्लूड किया है। इसके बाद मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल मैसेज किया था कि सर कुछ इंग्लिश की क्लास करा दीजिएगा, आईबीपीएस आएगा, लेकिन अभी बताना चाहूँगा कि अभी आईबीपीएस तो नहीं है, लेकिन कुछ एसएससी के स्टूडेंट्स हैं और रेलवे के भी रहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि कुछ टॉपिक्स नाउन के और जो भी टॉपिक आप पढ़ाना चाहें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, थोड़ा वोकेब इम्प्रूव होती रहे, तो उनके भी क्लासेस दे दीजिएगा। तो आज मैं उसका एक वीडियो अपलोड करूँगा। जनरली नाउन से ही स्टार्ट करूँगा क्योंकि बेसिक वीडियो होगा, तो नाउन से रहेगा कैसे क्या क्या करना है, स्ट्रेटजी क्या, क्योंकि अभी आरआरबी का पेपर है, तो आरआरबी में तो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग रहेगी। इसलिए आज मैंने एक रीजनिंग का भी वीडियो अपलोड किया कि रीजनिंग भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि रीजनिंग में भी 40 मार्क्स का रहेगा और ओवरऑल टाइम 45 मिनट्स रहता है, तो उसमें कैसे टाइम मैनेजमेंट होता है। तो ट्राई करूँगा कि इसके बाद मैं आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो लाऊँ, तो उसमें आपको 45 मिनट्स में कैसे 72-75 मार्क्स लाने हैं वो बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।